there is a power that will lead us to health, happiness, peace and success if you will but turn inwards towards this. So कहने का मतलब ये है कि हम सारी चीजें जो हैं हम बाहर ढूंढ रहे हैं. So बाहर जब ढूंढते हैं तो अंदर देखना बंद कर देते हैं. So all doctors as well as हमारे जो पेशेंट्स हैं, हम आंसर्स जो हैं बाहर से चाहते हैं कि डॉक्टर मुझे ठीक कर दे और हॉस्पिटल ठीक कर दे. खुद का एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं. टैबलेट लेना सबको आसान लगता है, एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है. किसी को वेट की प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज, वो कहेंगे कि यार कोई ऐसी गोली दो, ऐसी दवाई दो कि मेरा वेट कंट्रोल हो जाए, है ना. बट अपनी जीभ पे अपने कंट्रोल नहीं हम करना चाहते. सो एक लेजीनेस है, एक मेहनत की कमी है. और ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी जो हैं दे आर आल्सो बिजी, और उनकी बाय ट्रेनिंग हम जो डॉक्टर्स जो हैं वो फिजिकल मेथड्स में ज्यादा विश्वास करते हैं, बिकॉज हमारी ट्रेनिंग ही फिजिकल मेथड्स की है. इसमें ये नहीं कि डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं, डॉक्टर्स आर ट्रेन टू ट्रीट बाय फिजिकल मेथड्स. सो इसीलिए ये सवाल जो मैंने अभी स्लाइड में लगाया है कि आर वी ट्रीटिंग और आर वी हीलिंग. सो ट्रीटमेंट देना एक फिजिकल मेथड है. कोई भी टैबलेट देना, कोई इंजेक्शन लगाना, सर्जरी करना, और कैंसर में रेडिएशन है, और नाउ देयर लॉट ऑफ ड्रग्स, टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, हम बहुत कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं. पर ट्रीटमेंट देना एक जो है फिजिकल मेथड है. हीलिंग इज अ मच बिगर थिंग. हील करना एक गहरे लेवल की बात है, जिसमें हम जब हील कर रहे हैं तो हम उसके अंतर मन तक जा रहे हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रहे हैं, उसके मन और आत्मा से जुड़ रहे हैं पेशेंट के. सो ट्रीटिंग वर्सेस हीलिंग की एक हमेशा हमें एक इस बात का ध्यान देना चाहिए. और जैसे कि मेजॉरिटी डॉक्टर्स हैं इस आज के ऑडियंस में, सो माय रिक्वेस्ट इज कि हम एक सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, एक हीलिंग पे फोकस दें, कि पूरा एज अ बॉडी, माइंड एंड सोल हम एक पेशेंट जो हमारा है, जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है, और हम एज डॉक्टर्स हम एक ऐसी पोजीशन में हैं और हमें ऐसी नॉलेज मिली है और ऐसा एक अधिकार मिला है कि हम किसी की हेल्प कर पाए. तो वो जो हेल्प है, एक व्हेन वी टॉक अबाउट माइंड एंड सोल, तो एक मच ग्रेटर लेवल पे हम वो हेल्प कर सकते हैं, ना सिर्फ एक बॉडी की और एक फिजिकल लेवल पे. फिजिकल बॉडी हम सब जानते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो इसके बारे में तो कोई किसी को डाउट नहीं है. एंड फिजिकल मेथड्स को भी इग्नोर नहीं करना है. सो कई बार क्या होता है, व्हेन वी डिस्कस, जब हम होलिस्टिक मेडिसिन की बात करते हैं और जब हम एनर्जी मेडिसिन की बात करने लग जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि लॉट ऑफ टाइम फिजिकल मेथड्स को हम इंफीरियर गिनना शुरू कर देते हैं. बट माय रिक्वेस्ट इज, उसमें मैं ये कंटेक्स्ट में, ये मैंने जो स्लाइड में ये पिक्चर दिखाई है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे लंका में, जब ये लंका के साथ वॉर थी, तो हनुमान जी को भी संजीवनी बूटी लानी पड़ी. उस टाइम पूरा ये नहीं कि एनर्जी मेडिसिन से ही ठीक किया गया था, एक फिजिकल मेथड का भी एक इस्तेमाल किया गया था. तो रामायण में एक बड़ा क्लियरली ये उपदेश हमें मिलता है कि फिजिकल मेथड्स आर नॉट टू बी इग्नोर्ड. सो हमारे सर्कल में कई लोग ऐसा कहने लग जाते हैं कि सिर्फ मेडिटेशन से ही हम ठीक कर लेंगे, सिर्फ एनर्जी से ही हम ठीक कर लेंगे. तो मेरे विचार में और मेरे एक्सपीरियंस में इम्पॉसिबल नहीं है, बट सबके लिए संभव नहीं है. सो वी हैव टू रियलाइज हर चीज की इंपॉर्टेंस है, और हर व्यक्ति की एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक लेवल ऑफ फेथ है, और एक लेवल ऑफ जजमेंट है, कन्विक्शन है, विल पावर है. सपोज आई टेल माई पेशेंट्स कि आप सिर्फ मेडिटेशन करो और ठीक हो जाओगे, तो आई थिंक आई एम नॉट डूइंग जस्टिस. तो मैं पूरा उनको वो नहीं कर पा रहा. सो आई नीड अ बैलेंस इन दिस, राइट. सो फिजिकल मेथड्स आज की डेट में एलोपैथिक मेडिसिन ने भी बहुत तरक्की की है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी, वी एडमिट देयर आर कॉम्प्लिकेशंस. जो मेथड्स अवेलेबल हैं सर्जरी के, रेडिएशन के, कीमोथेरेपी के, उनकी टॉक्सिसिटीज हैं. बट
जैसे एडवांसमेंट्स हो रही हैं, और बीइंग अ कैंसर स्पेशलिस्ट मैं ये बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि इसमें मेडिसिन में भी बहुत एडवांसमेंट्स हैं, और ऐसी एडवांसमेंट्स हैं कि आज से 10-15 साल पहले जिन बीमारियों के पेशेंट्स नहीं बच पाते थे बिकॉज अच्छी मेडिसिन नहीं थी, आजकल सिर्फ टैबलेट्स अवेलेबल हैं जिनसे वो ठीक हो सकते हैं। और जिन बीमारियों में सर्वाइवल 6 महीने साल होता था, उनमें हम खुद अपनी प्रैक्टिस में 5 साल 10 साल 15 साल के सर्वाइवल्स हम देख रहे हैं। सो फिजिकल मेथड्स में भी बहुत एडवांसमेंट्स हैं, थैंक्स टू ऑल द साइंटिस्ट, ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द पीपल, रिसर्चर्स जो इसमें लगे हुए हैं। और उसको हमने इग्नोर नहीं करना है, उसको हमने नकारना नहीं है। सो लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पीपल, लॉट ऑफ एनर्जी मेडिसिन पीपल, वो इसको नकार रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत कुछ है और बहुत से पेशेंट्स इसमें बहुत बेनिफिट पा रहे हैं। द ओनली थिंग वी नीड टू इज कंबाइन द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। अलग अलग सोर्सेज से जो बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है, उसको हमें इस्तेमाल करना है। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है और अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया है और वो इमरजेंसी में आता है हॉस्पिटल में, वी डोंट टेल दैट पर्सन कि आप मेडिटेशन करो ठीक हो जाओगे। उसको अपेंडिक्स की सर्जरी करना जरूरी है। किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो उस फ्रैक्चर को प्लास्टर लगा के उसको सेट करना जरूरी है, तभी हड्डी जुड़ेगी। नेचर ने और एनर्जी ने उसको जोड़ना है बोन को, बट उसको पास में कौन लेके आएगा, वो डॉक्टर का काम है। सो इसी तरह हमें इंटीग्रेटिव मेडिसिन की जब हम बात करते हैं, वी हैव टू बी वेरी प्रैग्मेटिक एंड वेरी ओपन। एक शट कंपार्टमेंट में अगर हम चलेंगे तो शायद हम इसको जस्टिस नहीं कर पाएंगे। It is very good to talk about yoga, talk about meditation, talk about energy, but पहले क्या हम उसको समझते हैं? एनर्जी को अंडरस्टैंड करना है, उसमें विश्वास जगाना है, तभी हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे ना। सो टू गिव एन अदर एग्जाम्पल, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स की एज के लोग हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, राइट? उसको समझना, उसको इस्तेमाल करना। बट जो बच्चे हैं, वो 2 साल का बच्चा भी आज की डेट में इन गैजेट्स को बहुत क्विकली जो है उसको समझ पा रहा है, इस्तेमाल कर पा रहा है। ये सारी जो एप्स आती हैं मोबाइल में और कंप्यूटर है, सो देयर इज अ कंटिन्यूअस एडवांसमेंट्स इन द अंडरस्टैंडिंग। और ये सारी सोसाइटी और एज अ वर्ल्ड हम मूव कर रहे हैं टू अ न्यूअर अंडरस्टैंडिंग, न्यूअर पैटर्न्स, न्यूअर थॉट प्रोसेस। तो ये सारी जो है, ये पूरे विश्व की जो कॉन्शियसनेस है, ये अपग्रेड होती रहती है समय समय पे। सो जो पुराना समय था उसमें फिजिकल मेथड्स ही थे अवेलेबल, राइट? बिकॉज जैसे जैसे युग बढ़ रहे हैं, अगर हम जैसे युगों की बात करते हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, सो हमारी जो कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट है, सो अवर कॉन्शियसनेस इज इम्प्रूविंग with every say decade, with every century, right? So currently हम द्वापर युग में हैं, लगभग 200 साल हो चुके हैं द्वापर युग के एडवांसमेंट्स में। और कई बार ये कुछ गलती से ये चल रहा है कि ये कलयुग चल रहा है, एक्चुअली में द्वापर युग है, जो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी बुक्स में और कैलकुलेशन करके बहुत क्लियरली ये बताया हुआ है कि करंटली वी आर इन द्वापर युग और बहुत एडवांसमेंट्स हो रही हैं। और जैसे पिछला समय फिजिकल मेथड्स का था, अभी हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। हो सकता है 40 साल, 50 साल, 100 साल नेक्स्ट जो है हम सिर्फ एनर्जी से ट्रीट करेंगे, ऐसा संभव है। बट आज की डेट में हमें इन सब चीजों को कंबाइन करने की जरूरत है। सिर्फ एक मेथड से सब लोग नहीं ठीक हो सकते हैं। सो जनरल सबके लिए इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड, सो वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। बट आने वाले समय में एनर्जी एंड साउंड विल प्ले अ ग्रेटर रोल, ऐसा आई सिंसियरली होप एंड फील। सो व्हेन वी टॉक ऑफ माइंड, अब एज डॉक्टर्स हमने ज्यादा ट्रेनिंग फिजिकल मेथड्स की लिए, जो ग्रेस एनाटॉमी और जो भी जितना भी हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी, उसमें हमने मन कहाँ पे है शरीर में ये तक हमें जो है इंफॉर्मेशन नहीं थी उसमें, हमारी जानकारी में। सो माइंड परमिएट्स ऑल
ऑल द सेल्स, हमारे रोम रोम में मन का जो है संचार है और उसकी जो ताकत है वो वहां जा रही है. एंड वी हैव अ कॉन्शियस माइंड एंड वी हैव अ सबकॉन्शियस माइंड, राइट? इतना हम समझते हैं. और एक सुपर कॉन्शियस माइंड है विच इज बियॉन्ड ऑल दिस. बट ब्रॉडली जब हम हीलिंग और उसमें बात करेंगे तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को समझना एक बहुत जरूरी है. सबकॉन्शियस माइंड जो है इज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन. जितनी भी हमें हमारी जानकारी है इस लाइफ टाइम की, बचपन की और प्रीवियस लाइफ टाइम्स की, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में फाइल्स बन के स्टोर हो रखी है. जितनी इवेंट्स हैं, जितनी बिलीव्स हैं, धारणाएं हैं और प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं. सो इसको एक मन के लेवल पे जानकारी होना बहुत जरूरी है. मेजॉरिटी जो लोग हैं और जो इवन डॉक्टर्स हैं, हम फिजिकल बॉडी पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं. मन तक जाने का समय भी नहीं मिलता बिकॉज एवरीबडी इज बिजी. 50-100 लोगों को एक ओपीडी में देखना है, सबसे हम कोई आधा घंटा तो बात कर नहीं सकते हैं. और कुछ मिनट स्पेंड होते हैं उसमें, फिजिकल बॉडी का ही दर्द ठीक हो जाए वो भी एक बहुत बड़ी बात है. मन और आत्मा तक जाने का मेजॉरिटी जो है डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को, हीलर्स को उसमें समय ही नहीं मिलता है. और ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली नहीं है बहुत लोगों की. तो मन को जानना और आत्मा को जानना. हु एम आई, ये क्वेश्चन हम पहले भी बहुत सेशंस में ये डिस्कस और विचार कर चुके हैं इसके बारे में. जब सोल से जुड़ना है तो इस क्वेश्चन का आंसर करना लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने सोल के साथ जुड़ जाएंगे कि हु एम आई. तो एज अ सोल वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हु हैव कम फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस. और शरीर, मन, आत्मा जब अलाइनमेंट में होंगे तो एक परफेक्ट हेल्थ और परफेक्ट हैप्पीनेस की सिचुएशन जो है वो हम एक्सपीरियंस कर पाए. ये कैसे हो, क्या रहा है हुआ है, मन, शरीर, आत्मा का लिंक कहाँ पे है, ला रहा है. तो फिजिकली हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं. एंड आई थिंक लास्ट वीक भी डॉक्टर सिंघवी आल्सो डिस्कस्ड बिट अबाउट दिस. एंड कि एक लिम्बिक सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जो कि थॉट्स और फीलिंग्स को जो परसीव कर सकते हैं, जो उसको जो है सेंस करके फिर आगे ऑर्गन्स को वो सिग्नल्स भेजते हैं. सो जितनी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, खुशी है, गम है, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है, डर है, एंजाइटी है, गुस्सा है, कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो इसको परसीव करते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे. सो ये ब्रेन में लोकेटेड है. और फिर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें एक मास्टर ग्लैंड्स है, पिनियल ग्लैंड जिसको हम सीट ऑफ सोल कहते हैं. तो ये पेयर्ड ग्लैंड नहीं है, एक सिंगल है बिल्कुल सेंटर ऑफ ब्रेन में, जहाँ पे जो फर्स्ट सेल है जो जब शरीर बनता है ये वहाँ लोकेटेड है और डीएनए यहाँ से ही जो है आगे सिग्नल दे रहा है. देन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और आगे कई ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स बना के बाकी ऑर्गन्स पे उसका अपना प्रभाव देते हैं. और एक इम्यून सिस्टम है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है. सो वी हैव लिम्बिक सिस्टम, वी हैव एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम. सो इम्यूनिटी सिस्टम हमारी शरीर की रक्षा करता है. कुछ ऐसे सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि सफेद सेल्स हैं ब्लड में, जो कि इन्फेक्शंस और कैंसर को भी खत्म करते हैं. तो जो लोग डॉक्टर्स नहीं हैं अभी आज की ऑडियंस में उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि हमारे जब शरीर की रचना की है ईश्वर ने, एक इन बिल्ट सिस्टम हमें दिया गया है सारी इन्फेक्शन, सारी तकलीफों से फाइट करने के लिए. और इस सिस्टम को हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं. इसके ग्लैंड्स और सेल्स जो हैं सारी बॉडी में जगह जगह फैले हुए हैं ये. और ये सिस्टम जो है हमारे शरीर की हमेशा हमें रक्षा करता रहता है. और कैंसर सेल्स भी, जो खराब सेल्स बन जाते हैं शरीर में, अब देखो कैंसर सेल्स भी हमारे खुद के सेल्स हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं. तो एज इफ कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ लड़के गली में बदमाशी करने लगे हैं, हाँ, तो उनको कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा बड़े लोगों को. तो कुछ जो बदमाशी करते हैं कुछ सेल्स, तो देयर इज अ चेक एंड बैलेंस इन द बॉडी. तो उन सेल्स को करेक्ट करने के लिए हमारे शरीर की अपनी इम्यूनिटी भी मौजूद है. बट वो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, राइट? इम्यूनिटी डाउन हो रही है, उसके कई फैक्टर्स जो हैं
उसमें हमारी फीलिंग्स और इमोशंस का बहुत एक रोल है, जिसको कि हम आम तौर पे उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। सो जब हम हीलिंग कह रहे हैं तो हीलिंग इज एट इमोशनल लेवल, एट मेंटल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल ऑल्सो। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एज डॉक्टर्स, जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या रहे, हम मेनली फिजिकल फैक्टर्स को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्मोकिंग करते थे कि नहीं, आप अल्कोहल लेते हैं कि नहीं, या कोई पोल्यूशन है जो आपको एक्सपोजर है, या प्रोफेशनल आप कहीं ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं कि जहां आपको केमिकल्स का, डस्ट का, पॉल्यूटेंट का एक्सपोजर है, या आपने अपने खाने पीने में बहुत फैट्स रखे हैं, बहुत शुगर्स रखी हैं। तो इस तरह की लाइफस्टाइल और फिजिकल मेथड्स की हिस्ट्री तो हम लेते हैं, प्लस हम हेरिडिटरी हिस्ट्री लेते हैं। बट लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं, and if we are harboring any, let's say, hatred, any grief, any guilt, any feeling of injustice, और कांस्टेंट स्ट्रेस है, कांस्टेंट फेलियर सही हैं किसी ने लाइफ में, उसकी वजह से बहुत दुखी हैं, या किसी भी एरिया में लाइफ के सक्सेस नहीं मिली है, उसकी वजह से बहुत दुख है, तो कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में मेजॉरिटी लोगों में ऐसा हो सकता है कि बहुत फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लाइफ की इवेंट्स में है, रिलेशनशिप्स में है, उनके बारे में डॉक्टर्स जो हैं उसकी जड़ तक नहीं जा रहे हैं, सो रूट कॉज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उसमें। सो वी हैव टू गो टू द रूट कॉज ऑफ दैट इमोशनल प्रॉब्लम या फीलिंग, जो एक मेजर फीलिंग के साथ इंसान जी रहा है, वो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है उसकी बीमारी का। सो कांस्टेंट स्ट्रेस जो परेशान कर रहा है, वो एक रीजन है डिजीज का। इस बात को हम बहुत अच्छे से उभर कर हिट नहीं कर रहे हैं। उस रूट कॉज को अगर हम पहचानेंगे तो शायद हम उसकी जो इमोशनल और मेंटल हीलिंग है उसको कहीं बेहतर कर पाएंगे, राइट। सो हीलिंग इज अबाउट एड्रेसिंग इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल फैक्टर्स ऑल्सो। सिर्फ फिजिकल के बियॉन्ड हमें इसको देखना पड़ेगा अपनी हिस्ट्री में। सो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, राइट। एंड एज डॉक्टर्स हम इसको जानते हैं, और हार्मोन्स हैं लाइक कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नाइट्रस ऑक्साइड। सो नॉर्मली जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें चला रहा है, और जब कभी कोई लाइफ में कोई घटना है, इवेंट है, लाइक कोई डेंजर है, हमने भागना है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ फायर इन द बिल्डिंग, है ना, जिस हमारे लेट्स से ऑफिस में आग लग गई है, तो हमारा क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिव हो जाएगा ज्यादा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जो सिग्नल्स जो जाएंगे कि हमें बचकर निकलना है यहाँ से, सो एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल्स जाएंगे, और एड्रिनल ग्लैंड्स ज्यादा क्या करेंगे, दे वुड मेक मोर ऑफ स्टेरॉइड्स, नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स ज्यादा बनेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड कम हो जाएगा, राइट। इससे क्या होगा, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, सांस तेजी से लेंगे, ब्लड सप्लाई मसल्स को ज्यादा हो जाएगी, और अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, किडनीज और लेट्स से खाना पचाने की जो इंटेस्टाइन्स हैं, वो वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, मसल्स को, हार्ट को और ज्यादा हो जाएगी, तो हम भाग पाएंगे, उस आग वाली जो एरिया से बचकर हम बाहर आ जाएंगे। और जब हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि वहां से बच गए, उसके बाद वो वापस हार्मोन्स जो हैं बॉडी उसको खत्म कर देगी, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोबारा से वापस आ जाएगा, दिल की धड़कन, ब्रीदिंग सब नॉर्मल हो जाएगा, राइट। सो ये एक फिजिकल इवेंट थी, आग लगने की ऑफिस में। अब जस्ट इमेजिन अगर आग हमारे रिलेशनशिप्स में लगी हुई है तो क्या होगा। दैट इज अगेन अ इवेंट इन लाइफ कि आपके रिलेशनशिप्स में रोज आपको समस्या है, घर पे रोज झगड़ा हो रहा है, लेट्स से हस्बैंड वाइफ में है, या ब्रदर्स में है, पेरेंट्स के साथ है। सो ये इवेंट जो है कॉन्स्टेंटली, अगर रिलेशनशिप्स में लेट्स से आग लगी हुई है, और इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी है, कॉन्स्टेंटली आपके स्टेरॉइड्स जो हैं
लेवल जो है ब्लड में हाई रहेगा, आपकी एंजाइटी, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको पसीना बहुत आएगा, घबराहट बहुत होगी। और जब ये चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, लेट से कई हफ्ते चलेगा, कई महीने चलेगा, और कई लोगों की लाइफ में ये बहुत सालों साल रिलेशनशिप्स इश्यूज चलते रहते हैं, तो इट लीड्स टू डिक्रीज इन योर इम्यूनिटी, बिकॉज कॉन्स्टेंटली स्टेरॉइड्स हाई रहेंगे, तो स्टेरॉइड्स वुड डिक्रीज दी इम्यून सेल्स, और इम्यूनिटी के सेल्स अगर डाउन चले गए तो वो कैसे चेक करेंगे बीमारियों को, वो कैंसर सेल्स को कैसे चेक कर पाएंगे। सो ओवर ग्रीविंग, ओवर एग्रेशन, ओवर एंगर एंड कॉन्स्टेंटली दुखी रहना, कॉन्स्टेंटली एंजाइटी में रहना, ये सारी चीजें जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, इसका एक अंदर से एक मैकेनिज्म है। अगर हम इसको समझ लें और अपनी इसको कॉन्शियसली हम इन चीजों को, फीलिंग्स को एनालाइज करें, कंट्रोल करें, तो हम अपनी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। बट इसको एक लेट्स से साइंटिफिक ढंग से अगर हम इसको समझेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ये बहुत इजी है कि अब गुस्सा नहीं करो, गुस्सा करना अच्छा नहीं है, बट यू नो इट्स, गुस्सा भी हमें इनबिल्ट है, राइट? गुस्से की जो एक फीलिंग है वो भी ईश्वर ने हमें दी हुई है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, राइट? कोई हमें हार्म कर रहा है तो हम उसको गुस्सा करते हैं कि नहीं, प्लीज डोंट हार्म मी, दिस इज इनफ। सो गुस्सा हमें दिया गया है फॉर प्रोटेक्शन। बट अगर उस गुस्से को हम करते ही रहेंगे, निरंतर गुस्से में रहेंगे, तो इट इज गोइंग टू हार्म अस, नॉट प्रोटेक्ट अस अल्टीमेटली। सो कौन सी इमोशन को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी हमें प्रैक्टिस से सीखना होगा। अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों की स्कूल्स कॉलेजेस में कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो हम ये नॉलेज भूल गए हैं। और हमारे एंशियंट वैदिक नॉलेज सिस्टम में ये चीज़ें इनबिल्ट थी, सब सिखाया जाता था, बट अब जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। सो सिमिलरली फॉर ग्रीफ, ग्रीफ होता है जब हम कोई चीज़ हमसे छिन गई है, या हमारे किसी बहुत क्लोज संबंधी की स्वर्गवास हो गया है, तो हमें बहुत दुख होता है। बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड, तो गीता की जो नॉलेज है कि कोई कुछ परमानेंट नहीं है ना, राइट? एवरीबडी, जो आत्मा है, आत्मा नेवर डाइज, राइट? वी आर ओमनिशियंट, ओमनी प्रेजेंट। सो आत्मा अगर अमर है तो हम ग्रीफ किस चीज का कर रहे हैं? सो दिस अंडरस्टैंडिंग वी नीड, दिस, ये विश्वास चाहिए हमें इसका, तभी हम इसको। सो ये कॉमन लाइफ में, हर किसी की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब कुछ ना कुछ हमसे छिन जाता है, उस समय हमें उसका ग्रीफ जो है स्वाभाविक है, वो होना है। बट उस ग्रीफ को हमें कुछ दिन के लिए करना है, लेट्स से कुछ हफ्तों के लिए करना है, देन वी गो बैक इनटू अवर लाइफ, वी मूव ऑन। हम उन चीजों से आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे संबंधी जो चले गए हैं, इट्स ओके, वी रियलाइज कि वो संबंधी जहां पे हैं वहां वो ठीक हैं, दे आर हैप्पी देयर एंड वी आर हैप्पी हियर। सो आफ्टर अ प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग वी हैव टू मूव ऑन। बट कई लोग ग्रीफ करते ही रहते हैं, और अगर हम ये कॉन्स्टेंटली ग्रीफ करते रहेंगे, वी आर गोइंग टू रीच ए सिचुएशन के अंदर हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा और हेल्थ खराब हो जाएगी। सो आई सी इन माई प्रैक्टिस लॉट ऑफ पेशेंट्स, लाइक जब हम ये इंटरव्यू करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो ऐसे बहुत से लोगों का सामने आता है जिनकी लाइफ में लाइक कोई संबंधी गया और 2-3 साल बाद उनको कुछ कैंसर हो गया, बिकॉज वो ग्रीविंग प्रोसेस उनकी खत्म नहीं हो रही थी, दे हैव नॉट मूव्ड ऑन। सो राइट, सो दिस स्लाइड शोज कि कैसे ये इंटरप्ले हो रहा है, होपलेसनेस, डिप्रेशन, डिस्पेयर जो है लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमिक सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके इम्यूनिटी डाउन जा रही है और डिजीज बन रही है। सो दूसरी तरफ अगर हम लव, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी, कामनेस, पीस, इससे ऑपरेट करेंगे, तो लिम्बिक सिस्टम जो है अच्छे सिग्नल्स भेजेगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस अच्छे हार्मोन्स बनवाएगा और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और बीमारी को कंट्रोल किया जा सकेगा, राइट? सो रिलेशनशिप्स का एक बहुत बड़ा इंटरप्ले है इसमें, और मेरा जो मानना है और जो मुझे समझ में आई है कि लाइफ में रिलेशनशिप्स जो है, हमारी जो फैमिली जो है, दैट इज द ग्रेटेस्ट स्कूल वी आर इन। इतना हम स्कूल, कॉलेज और मे बी ऑफिस में इतना नहीं सीखते हैं,
जितना रिलेशनशिप्स हमें सिखाते हैं। तो सारा लव, हेट, ग्रीड, जेलिसी, ग्रीविंग और से इनजस्टिस और गिल्ट, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये रिलेशनशिप्स से ही शुरू होके यहीं पे ही घूमती रहती हैं इसके इर्द गिर्द। प्रोफेशन है वो जो है वो बाय एंड लार्ज एक मींस ऑफ अर्निंग है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, निर्वाह कर सकें। बट जो सीख है, जो लाइफ के लेसन्स हैं, वो बहुत काफी हद तक रिलेशनशिप्स में हमें मिलते हैं। स्पेशली जो बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, हस्बैंड वाइफ का है, पेरेंट्स का है, ब्रदर सिस्टर्स का है, बच्चों के साथ है, सो पेरेंटिंग पे है, एंड प्लस कुछ सिग्निफिकेंट फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ बहुत गहरा कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। सो ये चीजें हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखती हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, और हमारी बीमारियों से भी इनका बहुत गहरा लिंक हो सकता है और होता है। बाय एंड लार्ज कई बहुत से केसेस में ऐसा ही होता है। सो रिलेशनशिप्स को फोकस करना बहुत जरूरी है। हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू सॉर्ट आउट डिफरेंसेस, एक्सेप्टेंस कैसे करनी है, राइट। सो हम किसी चीज को हम क्या करते हैं, सारी उम्र दूसरे इंसान को जो हमारे क्लोज है उसको बदलने में लगे रहते हैं। वी डोंट एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। और स्पेशली एज पेरेंट्स, स्पेशली एज हस्बैंड वाइफ, तो बहुत ज्यादा हमें ये चीज सीखने की जरूरत है। इनफैक्ट आई एम माई सेल्फ लर्निंग, आई हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टी विद माई ओन चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर और इंडिपेंडेंट हैं आज। और एज पेरेंट्स हमें खुद को सीखने को मिल रहा है कि दे हैव देयर ओन चॉइसेस और वी डोंट ओन अवर चिल्ड्रन। और ये डेली बेसिस पे हमारी खुद की ये लर्निंग है। एंड लॉट ऑफ टाइम्स नहीं, मैं कह रहा हूँ हमेशा, वो हमारे दे आर आवर टीचर्स। बच्चे इतना कुछ सिखा रहे हैं एंड एक नया पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, क्योंकि एक पूरा एक जनरेशनल गैप हो गया हमारे और हमारे बच्चे। जैसे हमें अपने पेरेंट्स से लगता था कि ये कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, एंड सो वी हैड अवर ओन ओपिनियन। तो सिमिलरली हमारे बच्चों का भी एक अपना ओपिनियन है, एक वे ऑफ लिविंग है, और हम उसको बहुत करेक्ट करने में लगे रहते हैं उसको। सो समटाइम्स वी डोंट रियलाइज कि दैट independent opinion also holds and it is valid, right? So इस जर्नी में आई केम टू, जैसे मैंने हिप्नोथेरेपी की बात की, कुछ पेशेंट्स को जो हमने ये करना शुरू किया, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल कि देयर वाज अ यंग गर्ल जिसको ओवेरियन कैंसर था, और उसके कुछ हमने सेशंस किए। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स आई एम टेकिंग। सो दिस गर्ल, इसके फादर की जो है मृत्यु हो चुकी थी जबकि वो बहुत छोटी थी। और तो मैंने इसका जब हिप्नोथेरेपी सेशन किया तो उसको उसने अपने पिता को एक बड़े एक स्पार्कलिंग लाइट के प्रकाश के रूप में उसने उसके दर्शन किए। सो व्हेन आई टुक हर टू ट्रांस एंड कि अपने फादर के साथ उनको बुलाओ, उनसे बात करो, तो इस लड़की को हमेशा ये ग्रज थी कि इसके जो फादर हैं वो इसको इतना छोटा, जब वो बहुत छोटी थी उसको छोड़ के चले गए, और उसकी जिंदगी में बहुत अभाव रहे, बहुत कमियां रहेगी जो एज ए फादर जो वो कर सकते थे इसके लिए, वो उन्होंने ऑब्वियसली नहीं किया बिकॉज ही वॉज नॉट देयर। सो उस सेशन में हमने उसको गाइड किया, उससे कन्वर्सेशन हुई अपने फादर की सोल के साथ, और एक फॉरगिवनेस करवाई गई और एक अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस आई, राइट, कि वो उसका जाने का समय था। उनका आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट था कि उसने जल्दी जाना था, और इनको, इसकी मदर को और इनके लिए इन्होंने अपना लाइफ लेसन चूज किया हुआ था टू establish themselves to grow even without his help in this lifetime, right? So this is the contract। हम जन्म लेने से पहले सोल्स जो हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हमारा आपस में क्या रिलेशनशिप रहेगा, क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या गिव एंड टेक रहेगा। तो वो सिचुएशंस वैसे ही आती हैं जो चैलेंज हम चूज करते हैं। सो आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग, उसकी लड़की की जो है, जो हमारी पेशेंट थी, उसकी वो ग्रजेस जो हैं वो खत्म हो गई। उसको एक अंदर से बहुत हल्का महसूस हुआ, बिकॉज वो सारी व्हेन शी वाज दिस 20 इयर्स, जब ये पेशेंट थी, तो उसको ये ग्रजेस जो थी वो सारी उम्र अपनी इन ग्रजेस के साथ जी रही थी, और उसको एक अभाव फील होता रहता था, इनकम्प्लीट फील होता रहता था। बट अब जब उसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई अपने फादर के साथ बातचीत करके,
तो वो एक अपनी लाइफ को एक नए सिरे से उसने पकड़ा एंड शी गॉट हील्ड ट्रीटमेंट से, जो हमारा शी गॉट कीमोथेरेपी आल्सो। सो आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ उसी से ठीक हुआ है, उसकी प्रॉपर कीमोथेरेपी हुई, सर्जरी हुई, सब ट्रीटमेंट हुआ, बट उसकी इमोशनल हीलिंग हुई साथ में। उसकी जो फीलिंग्स, जो एक नेगेटिव फीलिंग्स कैरी करती थी और एक ग्रजेस जो उसने अपने अंदर जो रखी हुई थी, उन सबको रिलीज किया गया सो दैट शी कैन लीड एन एक्टिव ब्यूटीफुल लाइफ। सो अब उसकी जॉब है, शी इज मैरिड, शी इज गॉट अ चाइल्ड। तो एक नॉर्मल लाइफ में वो जी पा रही है विदाउट ग्रजेस एंड विदाउट नेगेटिव फीलिंग्स। सो दिस इज हाउ हिप्नोथेरेपी एंड दीज टेक्निक्स हेल्प अस। जब हम सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं, फॉरगिवनेस करा रहे हैं, एक्सेप्टेंस करा रहे हैं, तो एक जो हीलर्स हैं वो अपने पेशेंट को एक सबकॉन्शियस माइंड में जब ले जाते हैं, गाइड करते हैं, दे कैन गो टू द डीपर इश्यूज जो कि नॉर्मली सरफेस लेवल पे नहीं है कॉन्शियस माइंड के, ये गहरे छुपे हुए हैं और हमारे पेशेंट्स जो हैं इसको रियलाइज नहीं करते हैं। खैर हमारे डॉक्टर्स की तो ट्रेनिंग बहुत कम लोगों की ऐसे है। आई वॉज लकी टू लर्न ऑल दिस। सो आई वुड रिक्वेस्ट माई डॉक्टर फ्रेंड्स ऑल्सो कि वो इन चीजों के साथ थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस में जुड़ना शुरू करें एंड थोड़ा सा जड़ तक जाने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। उनका पेशेंट्स का भी इस तरफ ध्यान लेके आए कि उनके कुछ डीप इश्यूज हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, और जो कि उनके स्ट्रेस का और उनकी प्रॉब्लम्स का कारण है। सो उनको रियलाइज करना, उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। सो ग्रेजुअली हम ये चीजें आफ्टर रीडिंग एंड आफ्टर प्रैक्टिस, और वी कैन रेफर देम टू हीलर्स जो ये काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट तो हम कर रहे हैं, अगर हमारे पास समय नहीं है तो हमारे आसपास हमारे शहर में कोई ना कोई ऐसा प्रैक्टिशनर होगा जो से लेट्स से हिप्नोथेरेपी कर रहा हो, जो और जो मेथड्स हैं हीलिंग के वो इस्तेमाल कर रहा हो, तो वी कैन ऑलवेज रेफर कि आप ये भी साथ में कीजिए। उससे बहुत बहुत गहरा जो है इम्पैक्ट हो सकता है और उसकी हीलिंग जो है पेशेंट की कहीं बेहतर हो सकती है इसमें। डॉक्टर सो एक सचिन, और या जस्ट आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। जैसे हमने बहुत बार अभी अपनी टॉक के दौरान डिस्कस किया, डॉक्टर्स को ये सीखना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, जहाँ वो रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे एक आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। अगर आपको बोला जाए मेडिकल एजुकेशन के अंदर, जो डॉक्टर्स है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको 4 या 5 जो थेरेपीज हैं या इस तरह की चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके ख्याल में वो 4 या 5 चीजें कौन कौन सी? तो आपने हिप्नोथेरेपी कही है, और क्या क्या होना चाहिए? या सो हिप्नोथेरेपी, और दूसरा जो है एनर्जी मेथड्स एंड साउंड मेथड्स। So I would just discuss that also briefly. So what is happening, like जो एनर्जी है, बेसिकली जो हमारा डीएनए है, डीएनए इज अ फिजिकल थिंग, राइट? सो व्हेन सोल टेक्स बर्थ, सोल एक फिजिकल बॉडी जब ले रहा है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए से निर्धारित हो रही है, राइट? एंड डीएनए जो है वो एक सबका एक यूनिक है, हर हर सोल का, जो इंसान जो जन्म ले रहा है। बट डीएनए के साथ जो इंसान की जो थॉट्स हैं और जो उसकी सबकॉन्शियस माइंड की जो सारी इवेंट्स, बिलीव्स, फेथ्स और सारा कुछ जो एक वो हिस्ट्री लेके आ रहा है अपने साथ में, और लाइक जो हम व्हेन वी टॉक अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स, सो वो सब चीजें जो साथ में आ रही हैं वो डीएनए पे के इर्द गिर्द देयर इज अ 12 डायमेंशनल डीएनए जो कि इनविजिबल है। सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो साथ में आ रहा है उसके। एंड ये जो डीएनए है, जो इनविजिबल एनर्जी डीएनए है, इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? बाय बिलीफ सिस्टम, बाय थॉट्स, बाय साउंड, बाय मंत्रास, बाय चैंटिंग और बाय मेडिटेशन। सो अच्छी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स लाके वी कैन इम्पैक्ट दोज थिंग्स। सो वी शुड ट्राई टू लर्न। आई एम नॉट सेइंग कि हिप्नोथेरेपी सबको कर लेनी चाहिए। लुक, हिप्नोथेरेपी सेशन टेक्स 1 hour, 2 hours. It's a very engrossing and very draining kind of a thing for the healer. एक जो हिप्नोथेरेपिस्ट है वो एक दिन में 2-3 से ज्यादा सेशन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी व्हेन यू गो सो डीप विद योर से पेशेंट, वो बहुत ड्रेनिंग हो जाता है और अपनी खुद की एनर्जी जो है बहुत उसमें लगती है।
सो हमारे डॉक्टर्स बहुत बिजी हैं, दे आर मे बी सीइंग सो मेनी पेशेंट्स, 20-30 से लेके मे बी 50-100 पेशेंट भी एक दिन में हम देख रहे हैं, और इन पेशेंट्स अलग हैं, आउट पेशेंट्स अलग हैं। सो वो एक रूटीन सबकी प्रैक्टिशनर के लिए नहीं है। सो आई थिंक अ ट्रेन्ड हिप्नोथेरेपिस्ट कैन डू मोर जस्टिस, बट एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और इनसे हमारे पेशेंट्स को बेनिफिट है। सो वी कैन रेफर। सो हिप्नोथेरेपी का नॉलेज होना और एनर्जी कैसे यूज करनी है। सो ब्रीफली कुछ रेकी और प्राणिक हीलिंग की अगर नॉलेज हो, प्राणिक में हम क्या कर रहे हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट दिस फिजिकल बॉडी, हम एक एनर्जी बीइंग हैं। अल्टीमेटली वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी, दैट स्पार्क ऑफ एनर्जी जो हमारा जो सोल है, दैट इज कैरिंग इट्स एस्ट्रल बॉडी एंड एनर्जी बॉडी, थॉट बॉडी, इमोशनल बॉडी along with दी जो सोल है वो लेके आया हुआ है अपने, राइट? एंड दैट इज इनविजिबल। सो द विजिबल थिंग इज दी फिजिकल बॉडी, बट उसके पीछे एक एनर्जी बॉडी है हमारी, एंड दैट एनर्जी बॉडी is also connected with everything else. The whole universe is an energy, और universe में there is unlimited energy and that energy can be harnessed. So प्राणिक healing और जो रेकी जो है वो हमें यही सिखा रही है कि ये energy जो है, and how can we harness this energy? Energy हम अपने हाथों से कर सकते हैं, and it's a simple experiment. और ये सारा हमारी इंटेंट से होता है। You just need your intent and faith to do this, and it is so simple. इसके लिए हमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए। You can just do this with your thought process. आपको just imagine करना है। Let's say this is our third eye, and I am harnessing energy from the universe. A bright white light is coming in my third eye, and this is just with my intent कि ये light आ रही है, this light is coming here. So now I am receiving this light here. Lot of light is coming, and you can imagine color. This light may be purple, blue, healing light, or it may be a white light. And then, God has gifted us with instruments of our hands and fingers, right? And these hands and fingers they can radiate light. So they are receivers also, they are antennas, and they are transmitters also. So I can transmit this energy from center of my palm to the person I want to convey healing. So I am a medium, and I harness lot of energy which is coming into my third eye, और मेरी थर्ड आई से मेरे शरीर में आकर ये लाइट मैं अपने सेंटर ऑफ पाम से now I'm transmitting this light to my patient, and I'm a medium to help my patient heal with this universe light. और ये लाइट में उसकी ऑर्गन जहाँ पे प्रॉब्लम है या पेशेंट की फोरहेड में, थर्ड आई में, आई कैन ट्रांसमिट दिस लाइट, एंड आई जस्ट हैव टू फील. सो राइट नाउ आई कैन फील सम सूदिंग सेंसेशन इन द राइट पाम, जो मैंने अभी जहां से मैं कर रहा हूँ. व्हेन आई से दिस आई कैन फील दिस, राइट? सो लाइट आ रही है फोरहेड से और जा रही है मेरे राइट पाम से. आई एम ट्रांसमिटिंग टू माई, एंड आई फील सो गुड. आई थैंक यूनिवर्स to make me a medium to help my fellow soul, कि मेरे माध्यम से you are getting healed. So we transmit light like this. So this is energy, right? So we are now using energy. So there is no medicine, no chemical, nothing here. So energy methods जो हैं, और प्राणिक healing में we remove the clutter जो हमारी एनर्जी बॉडी में, एनर्जी फील्ड में, ऑरा में जो इकट्ठा हो गया, जो डेंसिटीज बन गई हैं, उसकी हम क्लीनिंग करते हैं, राइट? इट्स अ टीडियस प्रोसेस, इट टेक्स टाइम. इसमें बहुत समय लगता है. इन सेशंस में 15-20 मिनट लग जाते हैं, ज्यादा भी लग सकता है, और ये बार बार करना पड़ता है. सो लुक, प्राणिक जो है, सपोज कोई प्राणिक हीलर है, उसके पास एक पेशेंट आया और उसको बहुत डेंस है, बहुत थॉट प्रोसेस, उसकी नेगेटिविटी है,
उसकी वजह से पेन्स हैं, बैक पेन है, शोल्डर पेन है, कुछ है, तो आपने हीलर ने रिमूव कर दिया। अब वो पेशेंट वापस अपनी लाइफ में चला गया, फिर उसी क्लटर को उसने फिर जमा कर लिया, राइट। तो फिर पेशेंट फिर वापस आएगा पुराने हीलर, वो फिर उसका क्लटर निकालेगा, फिर पेशेंट वापस चला जाएगा। सो क्या हमने उसको हील कर दिया इससे? अल्टीमेटली तो पूरा हीलिंग नहीं हुआ ना, क्योंकि अब उसने सिर्फ एक बार हमने हेल्प कर दी, हीलिंग कर दी। नाउ द पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेके आए, राइट। वो चेंजेस लेके आए कि वो क्लटर पैदा क्यों हुआ है, उस क्लटर को उसने कहाँ से जमा किया, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन से स्ट्रेस हैं, कौन से रिलेशनशिप इश्यूज हैं, उसको मैनेज करना है। तो उसके लिए देन वी हैव we have to go little more deep. So now we have this knowledge of so we have chakra system. So most of us ये हम जानते हैं कि हमारा ऊपर एक क्राउन चक्र है, नीचे रूट चक्र है। सो मूलाधार और स्वादिष्ठान, मणिपुरी, सो ये सारे इनकी नॉलेज जो है, और इन चक्रास को के थ्रू हम सो दिस सो फॉर एग्जांपल ये मैंने जो स्लाइड में पिक्चर्स लगाई हैं, सो रूट चक्रा और क्राउन चक्रा का मैंने एग्जांपल लिया कि जो ब्लॉकेड है वो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं इन चक्रास में एनर्जी फ्लो को ब्लॉक कर देती हैं, राइट। और ये एनर्जी फ्लो जब ब्लॉक हो जाता है, अलग अलग इमोशंस के साथ ये ब्लॉक हो सकता है, उसको अनब्लॉक करना, उसकी हीलिंग करना, उसमें जो मेथड्स हैं, यहाँ पे एनर्जी मेथड्स और साउंड मेथड्स और कलर्स को हम यूज कर सकते हैं। नाउ इसके लिए भी इसकी अगर हम थोड़ी जानकारी रखें, और क्रिस्टल्स का इस्तेमाल हो सकता है, कौन से कलर के फ्रूट्स यूज करने हैं, कौन सी कलर की रोशनी यूज करनी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी की साउंड्स, रूट चक्र के लिए 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और क्राउन चक्र के लिए 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। सो थोड़ी थोड़ी ये नॉलेज जो है, ऑफ कोर्स एज डॉक्टर्स क्लिनिक में ये सारा इतना आसान नहीं है इसको इस्तेमाल करना, बट अगेन वी कैन गाइड पेशेंट्स विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको हमारे जो एसोसिएटेड हीलर्स हैं उनके पास भेज सकते हैं। सो कुछ सेशंस जो हैं चक्रा हीलिंग के इस क्लींजिंग में हेल्प करते हैं, राइट। सो वी रिमूव वो ब्लॉकेड जो वहां बन गए हैं, उन ब्लॉकेड को अगर हम निकाल देंगे, एनर्जी फ्लो ठीक हो जाएगा, तो पेशेंट विल फील हेल्दी। उसमें जो और उन ऑर्गन्स में जो है एनर्जी फ्लो बेटर हो जाएगा, उन ऑर्गन्स की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। सो जिस जिस चक्र में ब्लॉक आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्गन्स हैं उनमें फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो उसके पीछे जो एस्ट्रल बॉडी में जो चक्रा सिस्टम जो है वहां की ब्लॉकेजेस क्लियर करना इसलिए जरूरी है। सो जब हम चक्रास को सीखते हैं तो साथ में हमें बॉडी की चक्रास की क्लींजिंग, दी साउंड वाइब्रेशन जो इस्तेमाल करनी है, कलर्स जो इस्तेमाल करने हैं, क्रिस्टल्स जो इस्तेमाल करने हैं, और साथ में अफर्मेशंस सॉरी सो इसकी जो इवन ब्रीफ नॉलेज जो है ना इन चीजों की, वो भी हमें बहुत बहुत हेल्प कर सकती है अपने पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि हीलिंग की तरफ ले जाने में। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इनको इन चीजों को हम थोड़ा थोड़ा इस पे ध्यान देना शुरू करें एज डॉक्टर्स, एज हीलर्स, ताकि इन जो इस नॉलेज को अपने लोगों की, अपने पेशेंट्स की हीलिंग में पूरी तरह से हम यूज कर पाए। सो ये दिस इज वन ऑफ द वर्कशॉप की पिक्स है, दिस वन ऑफ द वेरी अर्लीस्ट वर्कशॉप जो हमने की थी, एंड सो बहुत लोगों ने इसमें इनका फायदा उठाया। सो दिस इज वन ऑफ द योगा सेशंस मैक्स हॉस्पिटल में जो हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो जैसे मैं क्वांटम की बात की थी डॉक्टर सौरभ ने, सो क्वांटम की जब हम बात कर रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सब एटॉमिक, सेलुलर, डीएनए, इंडिविजुअल लेवल और ह्यूमैनिटी लेवल पे ये सारा कैसे इंटरप्ले हो रहा है। सो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं उसमें हमारी जो लाइफ की सारी इवेंट्स जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। सो यूनिवर्सल नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, हमारी हीलिंग की नॉलेज, अवर हम कहाँ से आए, हमारा लाइफ पर्पस इज अनदर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर।
सो जब भी कोई भी सोल यहाँ पे आ रहा है, धरती पे आ रहा है, जन्म ले रहा है, तो एक लाइफ लेसन्स और लाइफ पर्पस प्लान करके आ रहा है। सो हमारी जो लाइफ की जो मेजर इवेंट्स हैं वो लाइफ पर्पस के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, और लाइफ पर्पस की तरफ हमें वो चैलेंजेस और इवेंट्स जो है लेके जा रहे हैं, और उसी से ताकि हमारा जो है वो बाहर निकल के आए वो चैलेंज। मान लो किसी की लाइफ में कोई ऐसा है संबंधी जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि जल्दी चला गया है, तो उसके लिए एक कोई पेरेंट नहीं है, तो उस बच्चे के लिए लेसन हो सकता है कि इवन विद पेरेंट्स के अभाव में भी वो कैसे अपने आप को, अपना ट्रू पोटेंशियल दिखा सकता है, राइट। सो सम पीपल मे हैव टू लर्न सर्टन थिंग्स, फॉरगिवनेस का लेसन लर्न करना है, या ग्रेटिट्यूड का लेसन लर्न करना है, या अनकंडीशनल लव का लेसन लर्न करना है। सो उसी तरह के इवेंट्स आएंगे लाइफ में, और बीइंग हेल्पफुल, बीइंग से लेट्स से एक्सेप्टेंस का लेसन है, नॉट टू फील गिल्टी। सो ये चीजें लर्न करने के लिए वैसे ही इवेंट्स लाइफ में आएंगी, तभी वो लेसन हम लर्न कर पाएंगे। सो अब ये सिस्टम क्यों बनाया ये लेसन लर्न करने वाला, ये अब ये इसका आंसर तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। दिस इज समहाउ डिवाइस, एंड हमें ये एज सोल्स करना पड़ रहा है धरती पर। बट लेसन्स हैं, हम सब ने प्लान किए हैं लाइफ पर्पस। एक कॉमन लाइफ पर्पस है सेल्फ रियलाइजेशन, जो हम सबका है, और वो हम किसी भी लाइफ टाइम में उसको पूरा कर सकते हैं। लाइक क्रिया योग जो है, क्रिया योग विज्ञान है, जो राजयोग है, वो एक अपना जो एक लाइफ पर्पस है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, उसको हेल्प करने, उसको पाने के लिए वो हमारी हेल्प कर रहा है, राइट। बट देन देयर आर अदर लाइफ लेसन्स लाइक टू, और किसी सोल का जैसे एक लेसन हो सकता है या उसका एक प्लान हो सकता है टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज। किसी का लाइफ लेसन हो सकता है टू डेवलप आर्ट एंड लिटरेचर, टू बी एन ऑथर, टू बी अ लेट्स से एन आर्टिस्ट, टू बी अ डांसर, to be a good architect. And like my life lesson could be to integrate modern medicine and holistic energy medicine and lifestyle. So this is one of my life lessons and purpose maybe, right? So हर किसी को आइडेंटिफाई करना है कि आपका क्या पर्पस है, आपका क्या जिंदगी में एक मेजर एक लाइफ लेसन, और मे बी देयर आर मोर लेसन्स टू लर्न एंड टू, और रिलेशनशिप्स के साथ स्पेशली क्या है। सो जैसे अभी मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन डीएनए तक जाती है साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ। सो नेगेटिव थॉट्स इमोशंस जो है हमारी जो है, इसको डीएनए लेवल पे और क्वांटम फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से वो डीएनए जब डैमेज हो जाता है नेगेटिव थॉट्स इमोशंस के साथ, तो वो वैसे ही खराब प्रोटीन्स बनाएगा, वैसे ही जो है हमारी जो है लाइफ में बीमारियां आ सकती हैं। सो हमें ये जानना जरूरी है कि ये सारी नॉलेज हमारी एक हेल्थफुल और एक हैप्पी और एक बहुत लेट्स से बहुत वंडरफुल लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है। हमें कई बार लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में ये क्यों हुआ, लाइक मेरी जॉब ही क्यों चली गई, या मुझे ही ये बीमारी क्यों आई। सो बट वी शुड रियलाइज कि हम विक्टिम्स नहीं हैं, हम अपनी थॉट्स के साथ डिजाइन कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बुक है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। आई थिंक कुछ आपने पढ़ी होगी ये, काफी लोगों ने। सो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन एक सेल बायोलॉजिस्ट हैं, और बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली ये प्रूव भी किया है और बहुत अच्छे से बताया कि हमारा डीएनए हमें नहीं चला रहा। ये नहीं कि हमारे जीन्स में आ गया और वो जीन्स में ऐसा आपको कंडेम कर दिया कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी पुअर, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रिच, ये फेलियर है, ये सक्सेसफुल है, ये हेल्दी है, ये ये डिजीज्ड है। ऐसा नहीं है। ये सब हमने कहीं ना कहीं इस लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में, बचपन में या पास्ट लाइफ से हमने कहीं ना कहीं क्रिएट किया है, जो हमारे, और वो डीएनए सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है उन इवेंट्स को और उन थॉट्स को। सो हम विक्टिम नहीं है, हम डिजाइनर हैं। और कैसे डिजाइन करना है अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू, और अपनी डिवाइन सेल्फ को कैसे उसको ऊपर लेके आना है, ये हमने सीखना है कि हम अपने डीएनए को कैसे इम्पैक्ट करें, राइट। सो बिलीव्स जो हैं वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। जो बिलीफ है, जो हमारी धारणा बनी हुई है, वो एक बहुत हद तक उसको
इम्पैक्ट करती है हमारे डीएनए और हमारे जीन्स को। सो जो हम सोचते हैं वो मैनिफेस्ट कर जाता है, राइट? और मेरे साथ तो ऐसा बहुत कॉमनली आजकल होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो थॉट प्रोसेस जहां मैं लगा रहा हूँ वो बहुत क्विकली उन चीजों की मैनिफेस्टेशन हो जाती है। एंड उसमें जो थॉट्स हैं डायरेक्टली जाके हमारे डीएनए और सेलुलर लेवल पे उसको वो चेंजेस लेके आ रहे हैं। और डीएनए तो सिर्फ एक प्रोटीन फैक्ट्री है, उसको हम जो कहेंगे वो बनाएगा, बट वो कैसे करना है अगर हम उसको सीखें तो आई थिंक हम बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में और अपनी हेल्थ में भी लेके आ सकते हैं। बट वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हम एक एनर्जी हैं और इस एनर्जी को हमने कैसे मोल्ड करना है, कैसे चेंज करना है। और एक और जो चीज है, हमें कई बार लगता है कि कोई बहुत ज्यादा बड़े महापुरुष हैं या संत महात्मा हैं वो ही ये कर सकते हैं चीजें। तो अगर हम प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं है कि वही कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, बिकॉज एज सोल्स हम सब लोग बराबर हैं, वी आर ऑल क्रिएटेड इक्वल। बट हमने कई चीजों को रियलाइज नहीं किया या मैनिफेस्ट नहीं किया, राइट? उसको हमने समझा नहीं, इस वजह से हम उसको नहीं कर पाते हैं। एक बार हम चीज को किसी को सीख लेते हैं तो वही चीज हमें आसान लगने लग जाती है, राइट? अब साइकिल चलाना भी तो कभी हमने सीखा था ना, इनिशियली हमें डिफिकल्ट लगा होगा कि यार ये दो पहियों पे कैसे बैलेंस बनेगा, बट अल्टीमेटली साइकिल चलाना सीखा, गाड़ी चलानी सीखी, इनिशियल डिफिकल्टी। ऐसे ही अगर हम एनर्जी को यूज करना शुरू कर दें, साउंड को यूज करना शुरू कर दें, बिलीव्स को राइट डायरेक्शन देना शुरू कर दें, तो उसको हम एक हैबिट बन जाएगी, उसको हम जल्दी यूज कर सकते हैं। और उसके लिए ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए, हमें एक इंटेंट चाहिए, एक इच्छा शक्ति चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं। जैसे अभी एनर्जी हीलिंग वाला हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि ये मेरी इंटेंट है कि लाइट आ रही है और ऐसे जा रही है, दिस इज जस्ट माई इंटेंट। ये सिर्फ मैंने एक थॉट डाली है, सिर्फ ये थॉट ही सफिशिएंट है इसको मैनिफेस्ट करने के लिए। इसके लिए कोई हमें डिग्री नहीं लेके आनी है, कोई ट्रेनिंग नहीं करनी है, इट इज एज सिंपल एज दैट। और इस तरह अगर हम थॉट्स को मोल्ड करेंगे तो हम अपनी स्क्रिप्ट जो है पूरी तरह से खुद बना सकते हैं। सो जस्ट ब्रीफली अबाउट मेडिटेशन, ये सब जो हमने बातें की हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, थॉट्स, इंटेंट, विल पावर। सो मेडिटेशन में बैठना जो है, जब हम बैठते हैं, एक अल्टर बनाते हैं घर में, एक पवित्र स्थान बना लेते हैं और वहां बैठते हैं डेली, वो हमें हेल्प करता है टू कनेक्ट विद इन। जब हम अपने, जिसको भी हम ईश्वर मानते हैं, शक्ति मानते हैं, चाहे वो कृष्णा है चाहे राम है, जिस फॉर्म में भी हम जो एक महाशक्ति को, देवी रूप को, जीसस को, और या एज ओनली एज लाइट, एज यूनिवर्सल एनर्जी, वी हैव टू मेक दैट कनेक्ट। सो मेडिटेशन इज लाइक टॉकिंग, कनेक्टिंग टू दैट इनर सेल्फ एंड हायर सेल्फ, जो कि हमारा एक ईश्वरीय रूप है, उसके साथ एक कनेक्शन है। और पर ये कनेक्शन क्यों करना है? कनेक्शन इसलिए करना है, उसमें भी मेरी सेल्फिशनेस है ये कनेक्शन करने की, बिकॉज आई वांट टू मैनिफेस्ट व्हाट आई एम। जो मेरी हायर सेल्फ है उसको उजागर करना, उसको बाहर मैनिफेस्ट करना। उस कनेक्शन से मुझे गाइडेंस मिलेगी, उस कनेक्शन से मुझे इंस्पिरेशन आएगी। और जब मैं बहुत शांति से बैठूंगा, बहुत काम होऊंगा, पीसफुल होऊंगा, उस समय मेरा जो मन है, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इतना काम है कि मैं अपने वहां से उन अच्छे विचारों को, अच्छी पॉजिटिव थॉट्स को समझ पा रहा हूँ। जो मेरे मन में क्वेश्चंस हैं उनका मैं एक सही आंसर ढूंढ पा रहा हूँ। ये सारी वाइब्रेशंस, दे आर राइट हियर। यूनिवर्स में थॉट्स बहुत घूम रही है, देयर आर लैक्स ऑफ थॉट्स फ्लोइंग अराउंड, बट मेडिटेशन में आई कैन कनेक्ट टू द राइट थॉट विच इज मेंट फॉर मी, क्योंकि मैं उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा हूँगा। और जब मैं उस फ्रीक्वेंसी में हूँगा तो मुझे वो फ्रीक्वेंसी में कैच कर पाऊंगा, उस थॉट को मैं समझ पाऊंगा उस कामनेस की स्टेट में। सो मेडिटेशन, लाइक माय गुरुजी सेज, द आंसर टू योर एवरी प्रॉब्लम लाइज इन मेडिटेशन।
राइट। ये बहुत एक गुरुजी ने एक बुक में लिखा हुआ है। तो वो क्यों लिखा है? क्योंकि मेडिटेशन के टाइम ही मैं उस कनेक्शन से वो इंस्पिरेशन ले पा रहा हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि मेडिटेशन, और जब आप ये हैबिट बनाओगे ना, इसको इतना जरूरी है, जैसे रोज सुबह मुझे उठना है, टॉयलेट जाना है, ब्रश करना है, एक्सरसाइज करना है, नाश्ता करना है। अब ये सारा फिजिकल बॉडी के लिए है। मन और आत्मा की साफ सफाई कैसे है? विद द मेडिटेशन। उसके लिए मुझे ये करना है। आई एम कमिटेड कि मुझे बैठना ही बैठना है, चाहे मैं 20 मिनट बैठूं, चाहे मैं 1 घंटा बैठूं, बट मुझे मेडिटेशन के लिए बैठना है। बिकॉज मेरे मन और आत्मा की साफ सफाई, खाना पीना तो मेडिटेशन ही है, उसी समय होना है ये। सो द फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें इस चीज को सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड लॉट ऑफ टाइम जिनसे भी हम बात करते हैं, पेशेंट्स भी और सब बोलते हैं कि मेरे तो मेडिटेशन होते नहीं है, ध्यान लगता नहीं है, थॉट्स आती रहती हैं। ये सबका एक कॉमन एक सवाल है। बट द आंसर टू दिस इज कि हम किसी भी चीज में हम सीखने के लिए जब जा रहे हैं, उसमें हम कई महीने कई साल लगाते हैं, इजंट इट? लाइक मैंने जब लेट्स से मेडिकल में, जस्ट इमेजिन 4.5 साल की एमबीबीएस, 1 साल की इंटर्नशिप, 3 साल की एमडी, 3 साल की सुपर स्पेशलिटी। सो हम 12-14 साल अपनी एजुकेशन में लगा देते हैं, सिर्फ जस्ट टू रीच समवेयर इन अवर प्रोफेशन। तो उस परम तत्व की खोज के लिए और अपनी हायर सेल्फ की खोज के लिए, जानने के लिए, क्या हम कुछ महीने भी अच्छे से सीख नहीं सकते हैं क्या? इतना समय नहीं है क्या हमारे पास? सो लेट्स बी सेल्फिश and devote some time to know our own self, to know our higher self, to connect with the universal consciousness. So meditation सीखना, करना, उस पर टाइम लगाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का और हमारी हेल्थ का, राइट? सो न्यूट्रिशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम अपनी फिजिकल बॉडी एंड इन अ वे हम अपनी एनर्जी बॉडी को भी जो दे रहे हैं थॉट्स की फॉर्म में और फूड की फॉर्म में, वो बहुत जरूरी है। इसका हमारी लाइफ पे बहुत डीप इम्पैक्ट है। और बहुत सी बीमारियां इस वजह से हैं बिकॉज हम उसको अपने शरीर और मन को अच्छा मटेरियल नहीं दे रहे हैं। सो बाय एंड लार्ज आई हैव फ्यू टिप्स फॉर दिस, बिकॉज ब्रीफली अगर करें, वी हैव टू लुक एट व्हाट वी आर ईटिंग। सो व्हाट वी आर ईटिंग में ये जरूरी है कि वो बहुत एक पवित्र हो, जो हम सात्विक चीजों में लाते हैं, जो फल और सब्जियां जो हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं और पानी जो है, ये एक बहुत ही एक सही डाइट है। और गीता में भी जो सात्विक डाइट की बात की गई है वो, और जो हमारा शरीर है वो फल, सब्जियां, अनाज और पानी और ड्राई फ्रूट्स, इन चीजों के लिए बना हुआ है। और जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, दैट इज स्टोर्ड एनर्जी, जिसको हम ज्यादा समय रख सकते हैं। फल सब्जियों की लाइफ कम, शेल्फ लाइफ कम है, इसलिए उनको जल्दी हमें कंज्यूम करना पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, कितना खाना है? उतना खाना है जितना शरीर को चाहिए। उसके अलावा जो आपने देखा होगा, हम पार्टीज में या वैसे भी हम अपनी ग्रीड से खाते हैं, जीभ के स्वाद के लिए हम एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग करते हैं, या खाना खाने के बाद पेट भर गया है, वो जो बाद में गुलाब जामुन और आइसक्रीम आती है, वो हमारा एक लोभ है। उसको कभी कभी ठीक है, उसको अदरवाइज हमें बहुत कंट्रोल तरीके में लेना है। अदरवाइज जो शरीर में डालेंगे वैसा ही हमें उसका इफेक्ट मिलेगा। मिलेट्स का इस्तेमाल बढ़ाएं अपनी डाइट में। मिलेट्स जो हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और जो इस तरह के जो ग्रेन्स हैं, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब खाना खाने से शुगर लेवल जो एकदम से बढ़ता है। सो जो पदार्थ, जो चीनी है और जो लेट्स से जो वाइट थिंग्स हैं, ये आप सबने पहले भी सुन रखा होगा, जो वाइट चीजें हैं, चीनी, नमक ज्यादा हो, मैदा हो, इवन मिल्क की क्वालिटी ठीक नहीं है। मिल्क इज अगेन वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज एनिमल्स को बहुत हार्मोन्स लग रहे हैं, बहुत इंजेक्शंस, ऑक्सीटोसिन और क्या क्या नहीं हो रहा। इस वजह से जो है वो हार्मोन्स हमारे शरीर में ही जा रहे हैं। सो अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड दिस वाइट थिंग्स। शुगर की जगह सब्स्टिट्यूट करो डेट्स, किशमिश, हनी, इन चीजों को का इस्तेमाल करें। रिफाइंड शुगर्स, प्रोसेस्ड चीजें, डब्बा बंद चीजें, फैक्ट्री में बनी हुई चीजें अवॉइड करें। बाय एंड लार्ज, ब्रॉडली स्पीकिंग, जो चीज डब्बे में बंद होगी,
जो चीज प्रोसेस होगी उसकी कहीं ना कहीं एनर्जी कम होगी है, और बहुत शुगर्स और केमिकल्स उसमें ऐड किए हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड किए हुए हैं. सो ट्राई टू स्टे एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल. रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें.